हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था न्यूट्रिशन। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर में हमारे 4 टॉपिक रहने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन हमने कवर कर लिया हमारी 2 क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेशन। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। द टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कंसीडर्ड एज रेस्पिरेशन। सीधी भाषा में अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन हम देखेंगे उसका मतलब क्या है, बर्निंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स का बर्निंग होना एंड टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड ADP। ये हमारे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन रहेगी कि फूड मॉलिक्यूल्स के बर्न होने पर एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी निकलेगी ATP की फॉर्म में और ADP की फॉर्म में। ATP क्या होता है? ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वहीं ADP हो जाएगा हमारा डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा फूड है ग्लूकोज विद द ऑक्सीजन। तो क्या रिलीज हो रहा है, इससे हमें देखना है एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही है? ATP की फॉर्म में। ATP क्या बताया था? ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये टर्म आप अभी समझ लीजिए, इसका इस्तेमाल आगे भी होने वाला है और जो आप बड़ी क्लास हायर क्लासेस में देखोगे तो मेटाबॉलिज्म बार बार आएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड द बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उन सभी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो इसके 2 टाइप होते हैं मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट है एनाबॉलिज्म। It includes metabolic processes by which complex cellular compounds are synthesized to form a simple compound. For example, photosynthesis. Photosynthesis हमने पढ़ा था। Photosynthesis में क्या हो रहे थे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेलुलर मटेरियल थे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेलुलर मटेरियल्स थे, वो क्या बना रहे थे? सिंपल कंपाउंड बना रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम एनाबॉलिज्म को समझे तो एनाबॉलिज्म का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या बनाना? एक मॉलिक्यूल्स बनाना। इसी को बोलेगा हम एनाबॉलिज्म। जैसे हम फोटोसिंथेसिस में कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर का, सनलाइट का इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे थे? ग्लूकोज बना रहे थे। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का। नेक्स्ट है जी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? इट इंक्लूड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा? by which large molecules are break down into simple molecules। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि कोई बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो लार्ज मॉलिक्यूल हमारा टूट रहा है किसमें? सिंपल कंपाउंड में। अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, जो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था हमारा, रेस्पिरेशन में जो हमने हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के साथ वो टूट रहा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर में, प्लस एनर्जी में। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा एक कंपाउंड है, ये हमारा एक कंपाउंड आगे छोटे छोटे कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, इसी को बोलेंगे हम क्या? कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशंस में हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इसमें आएंगे 3 टाइप के रेस्पिरेशन जी। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर, आउटसाइड। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना ही बोलेगा हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। नाम भी है इंटरनल, बॉडी के
अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? ये हमारी कोई बॉडी का पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है जी। तो ये जो सेल है इसके अंदर का पार्ट होगा इंट्रासेलुलर, और ये जो बाहर का स्पेस बच गया सारा ये होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना ही क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। बॉडी के अंदर, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। नाम में आ रहा है सेल, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इनसाइड द सेल। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इनसाइड द सेल्स। सेल्स के अंदर फूड की बर्निंग हो रही है, ठीक है जी। जिससे क्या हो रहा है? फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होने से क्या हो रहा है? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यही हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होना, और उस फूड के ब्रेक डाउन होने से क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रही है, उसी को बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने अभी पढ़ा है। Cellular respiration by which cells, plants and animals break down sugar and turn it into the energy। Cellular respiration का मतलब है कि सेल्स या तो प्लांट की या एनिमल्स की, वो क्या करेंगे? शुगर, शुगर मीन्स ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसको बर्न करेंगे और बर्न करके क्या बनाएंगे? वो एनर्जी बनाएंगे। इसको बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी पीछे पढ़े था हमने यही टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ये नीचे एक वर्ड लिखा है इससे डिफाइन होते हैं ये बस। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है रेस्पिरेशन का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2। ठीक है जी, यही हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन। फर्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने पहले पढ़ा है पीछे, क्या? इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। इसमें क्या इन्वॉल्व होती है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। आइए देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल्स में। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पहले पीछे तीन रेस्पिरेशन पढ़े थे। फर्स्ट था क्या था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस टाइप का रेस्पिरेशन है? सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो किसके अंदर होगा? It is the type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen। अभी हम पीछे बढ़ गए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी। नेक्स्ट, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस that takes place within the cells of the animals and plants। जो एरोबिक रेस्पिरेशन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर लगातार होती रहती है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कौन से ऑर्गन्स के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होकर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन इज सीन इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, मैन्स, डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट्स, काउस, बफेलोज, गोट्स, स्नेक्स, अर्थवर्म, फ्रॉग्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। तो ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ही होता है, और जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहाँ पे होता है? ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। केमिकल इक्वेशन हमने पीछे भी देखी थी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो मेन चीज हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो क्या है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके उल्टा, वहां पे जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था वहां पे क्या हो रही थी? जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस थी, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एब्सेंट है। यही डिफरेंस हमें देख के चलना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन
that not take place in the absence of oxygen to produce एनर्जी। ठीक है जी, अभी पढ़ा है हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये भी एक सेलुलर रेस्पिरेशन है जो किसके एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन एग्जांपल हमने डॉग, कैट, स्नेक बाइट, कॉकरोच ये सभी पढ़े हैं। इसका एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट एक ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस, सर्टेन बैक्टीरियाज कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया जैसे ईस्ट हो गया, सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस का नाम है, इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसकी अगर हम इक्वेशन देखें, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, सीधा वहां पे क्या था, वहां पे था ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, अल्कोहल C2H5OH, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी में बनेगा, और एनर्जी। थर्ड इसका जो रिएक्शन है वो देखते हैं हम, ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन सीधा ग्लूकोज से क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये मसल्स में होती है। कई बार जब हम रनिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स है उनको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हमारी मसल्स में क्या होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जी किसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जिसके हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और वो थोड़ा बहुत पेन कॉज करता है। ये डिफरेंस है जो आपने देखना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने पीछे पढ़ा था, बस वही है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें, इन्वॉल्विंग सेल ऑफ द हायर प्लांट्स, प्लांट और हायर एनिमल्स में होता है। ये किसमें होता है, फ्रूट, मसल्स, बैक्टीरिया, फंगी, जर्मिनेटिंग सीड, इनके अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एंड प्रोडक्ट्स आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या क्या बन रहे थे, इसमें अल्कोहल बन रहा था और लैक्टिक एसिड बन रहा था। The oxidation of the one molecules, the glucose produce 38 molecules ATP, ATP and adenosine triphosphate। जब aerobic respiration होता है तो उसमें 38 molecules of ATP बनते हैं, इसमें only 2 molecules of ATP बनते हैं। नेक्स्ट है जो aerobic respiration होता है नॉन टॉक्सिक होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मींस जहरीला। नेक्स्ट है ब्रीदिंग डेफिनेशन, रेट एंड मैकेनिज्म। आगे पढ़ेंगे हम सभी चीजें। ये फर्स्ट है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सांस लेना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना। ब्रीदिंग मींस द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वही हमने जो पीछे पढ़ा था, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, उसी को बोलेंगे ब्रीदिंग। कब, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड द आउटर एनवायरनमेंट इज आल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, उसी को बोलेंगे हम ब्रीदिंग। और उस दौरान हमारा क्या हो रहा है, फूड की क्या हो रही है, हमारे फूड की बर्निंग हो रही है। जो बर्निंग होकर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी की फॉर्म में। यही है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग मींस टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन। ब्रीदिंग का मतलब है वो ऑक्सीजन, वो एयर हमें अंदर लेना जो ऑक्सीजन से भरपूर है, और वो एयर बाहर छोड़ना जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है। द टेकिंग ऑफ एन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन वर्ड है। इनहेलेशन का मतलब है कि वो एयर अंदर लेना जो ऑक्सीजन से रिच है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, यही दो वर्ड आपको याद रखना। एक्सहेलेशन का मतलब है टू एयर ब्रीथ आउट, इनहेलेशन का मतलब है टू एयर ब्रीथ इन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम ये पढ़ा हमने ब्रीदिंग। अब है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या है, द नंबर्स ऑफ द टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। एक मिनट में कोई भी ऑर्गेनिज्म कितनी बार ब्रीथ करता है उसको बोलेंगे ब्रीदिंग टाइम। इसने लिख नहीं रखा, 16 टाइम होता है हमारे एक मिनट में। जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, 16 टाइम है। ब्रीदिंग क्या होता है, द नंबर्स ऑफ टाइम, कितनी बार कोई पर्सन ब्रीदिंग करता है एक मिनट के अंदर, उसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग टाइम। कितना है ब्रीदिंग टाइम, 16 टाइम्स। 16 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। पीछे हमने पढ़ा था इनहेलेशन
टू टेक ब्रीथ इन, एक्सहेलेशन टू टेक ब्रीथ आउट, उसी को बोलेंगे हम क्या, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान क्या होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती है। ब्रीथ मीन्स एक ब्रीथ में क्या है, एक ब्रीथ में अगर हम देखते हैं तो एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन दोनों को मिला के एक बन रही है ब्रीथ। ब्रीथ का मीनिंग ही है सांस लेना। देखो ये एक्सहेल कर रहा है, एक्सहेल मतलब जो गैसेज है ये बॉडी से बाहर निकाल रहा है, इनहेलेशन जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन है अंदर ले रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, द बर्निंग ऑफ द फूड एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये ऑर्गन्स हम देखेंगे, हमारा नेजल कैविटी है जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी है, ये हमारी टंग है, टंग का वैसे इसमें कोई रोल नहीं होता है, ये हमारी एपिग्लोटिस है, ये हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन रहेंगे। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन, दीज आर कॉल्ड लंग्स। नंबर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन 2, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ये हमारे ब्रोंकियोल्स रहेंगे, लारिंक्स रहेगा, ट्रैकिया रहेगा। ट्रैकिया ये हमारी विंड पाइप है, ट्रैकिया हमारी विंड पाइप है। तो जो विंड पाइप है ना हमारी, ये विंड पाइप जैसे ये विंड पाइप आके हमारी ऐसे डिवाइड कर रही है, ये तो होगी हमारी विंड पाइप, और जो आके डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट साइड, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर आगे फर्दर ब्रोंकाइस डिवाइड करती हैं लेफ्ट और साइड, राइट लेफ्ट और राइट लंग के अंदर। फिर लास्ट में एक यूनिट आती है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट होती है, यहाँ पे यूनिट होगी, उस यूनिट को बोलेंगे हम एल्वोलाई, उस यूनिट को बोलेंगे हम एल्वोलाई। आगे बढ़ेंगे हम सब कुछ। ये क्या टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हर एक ऑर्गन जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ऐसे हम सभी ऑर्गन पढ़ेंगे। फर्स्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, जो नोस्ट्रियल हमें बाहर से दिख रही है, इसी को बोलेंगे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रियल। जो हमारी नोस्ट्रियल्स है ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। nostril is the first part of the respiratory system. It opens into the nasal cavity and it means for the inhalation of air from the outside. ये हमारी नेजल कैविटी सॉरी नोस्ट्रिल है, ये नोस्ट्रिल हमारी ये नेजल कैविटी के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है जी। ओपन होके जो नेजल, इसका काम क्या है, एयर को इनहेल करना फ्रॉम इससे आउटसाइड से। नेक्स्ट है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का जो नोस्ट्रिल है हमारी अंदर ओपन हो रही थी, उसी को बोलेंगे हम नेजल कैविटी। दिस कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी विच मीन of a hard and bony palate. This is lined by the ciliated columnar epithelial cells that are rich in the mucus to bring about the warming motion and sterilizing air. It contains air and mucus which are entrapped the dust particle. जो हमारे नोज के अंदर होलो पार्ट है ना, उसी को बोलेंगे हम नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या बोल रहा है, जो नेजल कैविटी हमारी वो बनी है हमारी किससे, एपिथेलियल सेल से। इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। ये फाइन हेयर क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो डस्ट पार्टिकल है वहीं पे इंटरेक्ट हो जाते हैं, वहीं पर चिपक जाते हैं। तो जो हमारा नेजल कैविटी है ये हमारा किसका काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। नोस्ट्रियल हो गया हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिया, दोनों का काम हम दोबारा देख रहे हैं। नोस्ट्रियल का काम है ब्रीथ इन करना, नेजल कैविटी का काम है जो एयर है उसको वार्म करना, मोइस्चन करना और उसको फिल्टर करना, और डस्ट पार्टिकल को वहीं पे इंटरेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है इंटरनल नारेसिस। द नेजल कैविटी ओपन इनटू एंड लीड्स टू द फेरिंक्स। जो हमारी जो नेजल कैविटी अंदर का होलो पार्ट है वो अंदर और भी ज्यादा खुल रहा है। पीछे देखते हैं हम स्लाइड में, ये हमारी नेजल कैविटी है। ये जो होलो पार्ट है, ये जो होलो पार्ट है ये हमारी नेजल कैविटी है। ये वाला पार्ट, इसी को बोलेंगे हम
नेजल कैविटी। अब जो हमारी नेजल कैविटी है ये पीछे खुल रही है, ठीक है जी, ये पीछे खुल रही है हमारे किसमें, फेरिंग्स में। यहाँ पे हमारा फेरिंग्स हो, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कुछ नहीं, पाथ होता है, पाथ में से एक रास्ता होता है, किसका रास्ता, फूड का रास्ता और एयर का रास्ता, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनल नेल्स, इंटरनल नेल्स मींस नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स, नेजल कैविटी हमारी किस में खुल रही है, फेरिंग्स में खुल रही है। अब फेरिंग्स देखेंगे हम, फेरिंग्स क्या है, इट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ एलिमेंट्री कनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एलिमेंट्री कनाल हमने पीछे पढ़ी थी, फेरिंग्स को अगर हम देखें तो और भी लिख सकते हैं, इट इज द कॉमन पाथवे, इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, ये भी लिख सकते हैं हम। फेरिंग्स क्या है, फूड और एयर का एक कॉमन पाथवे, एक रास्ता है। और जो फेरिंग्स है ये जो मैंने लिखा है वही बोल रहा है कि बिटवीन द एलिमेंट्री कनाल और रेस्पिरेटरी कनाल का एक कॉमन पार्ट भी है। लैरिंक्स, लैरिंक्स इज ए enlarged part of a trachea which is also called the voice box। important क्वेश्चन है कि ट्रैकिया की हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट प्रोड्यूस वॉइस बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड, जो हमारा वोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा होलो अंदर से, जब इसके अंदर एयर जाती है तो एयर जाने से क्या प्रोड्यूस करता है, वॉइस प्रोड्यूस करता है। और क्या है, इट कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्टिलेज, इसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, ठीक है जी। सी शेप कार्टिलेज प्रोट्रूडिंग आउट इन द नेक रीजन इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। ये बोल रहा है, ये तो हमारा सी शेप कार्टिलेज है जो बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, उसी रीजन को बोल रहा है एडम्स एप्पल। तो 2 वर्ड आ गए हमारे, वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल। ये किसको बोलते हैं हम, लैरिंक्स को बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप बोल रहे हैं। ये है हमारा ट्रैकिया। इस ट्रैकिया को हम क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है जी। ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, एक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। Its walls are supported by the 16 to 20 C-shaped cartilage। इसमें क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज होते हैं। सी शेप कार्टिलेज होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कार्टिलेज को, सॉरी इसको ट्रैकिया को। सी शेप कार्टिलेज इनका एक और काम होता है, क्या काम होता है, प्रिवेंट देम टू कोलैप्स व्हेन एयर इज एब्सेंट इन देम। सी शेप कार्टिलेज विच प्रिवेंट देम टू कोलैप्स व्हेन एयर इज एब्सेंट मींस क्या है कि ये जो हमारी ट्रैकिया है इसके अंदर जो सी शेप कार्टिलेज है, जो एयर है अंदर आ रही है, उस एयर को ये क्या नहीं होने दे रहे, उस एयर को ये कोलैप्स नहीं होने दे रहे। कोलैप्स का मतलब है इधर उधर नहीं जाने दे रहे, इसी को बोलते हैं हम ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन हम देख रहे हैं ब्रोंकाई। ये हमारा ट्रैकिया है। ये सी शेप के कार्टिलेज हैं। अब जो हमारा ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इन्हीं को बोलेंगे हम ब्रोंकाई। ब्रोंकाइज क्या है, ट्रैकिया इज ब्रांच्ड, ट्रैकिया मतलब डिवाइड हो गया, इसमें 2 ब्रोंकाइज में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, उसको बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाइज क्या है, ब्रांच इनटू 2 लेफ्ट एंड राइट ईच एंटर इनटू द लंग्स। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन। लंग्स हमारे जो रेस्पिरेशन है उसके क्या है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, लिख लेना भाई ये बात।
प्रिंसिपल ऑर्गन। लंग्स, ये पूरा का पूरा लंग्स है। कितने होते हैं? दीज आर टू इन नंबर, टू इन नंबर। इनके अंदर लूप्स होते हैं। दोबारा बनाते हैं। ये जो कंपार्टमेंट हमने बनाए 1 2 3, ये लूप्स हैं 1 2। जो लेफ्ट साइड वाला लंग्स है इसमें 2 लूप होते हैं, लेफ्ट वाला में 2 लूप होते हैं, राइट वाला में 3 लूप्स होते हैं। तो हमारा जो राइट वाला लंग्स है स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लंग। तो देखते हैं लंग्स, दीज आर द लाइट वेट स्पॉन्जी प्रोड्यूस कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स क्या है? लाइट वेट स्पॉन्जीज हैं। स्पॉन्ज देखे आपने, पाउच होते हैं, ठीक है, जो क्या, जो किससे कवर है? प्लूरा। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दोनों लंग्स के ऊपर। इस लंग्स को बोलते हैं हम कौन सी मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन, सिंगुलर में प्लूरा। ब्रोंकाई आर द फर्दर ब्रांच इनटू सेवरल ब्रोंकाइल्स। जो ब्रोंकाई है ये क्या हो रही है? ब्रांच हो रही है आगे, ये भी इनकी ऐसे ब्रांच निकल रही है सेवरल ब्रोंक्यूल्स में। ये था हमारा अकेला ब्रोंकाई और ये हो जाएंगे हमारे ब्रोंक्यूल। ये क्या हो जाएंगे? हमारे ब्रोंक्यूल्स। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एल्वेलाई आर प्रेजेंट। बिल्कुल लास्ट में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी क्या? एल्वेलाई। प्रेजेंट विच आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। जो किससे रिच होती हैं? इनसे, जो हमारे एल्वेलाई है इनसे ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई होती हैं। एंड थिन वॉल, और पतले होते हैं वो। तो नेक्स्ट है हमारा एल्वेलाई, जो हमने अभी बात की। एल्वेलाई आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। हमने अगर हम देखें तो एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट है। एल्वेलाई के ऊपर क्या होता है? एल्वेलाई आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वेलाई क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनेगी जिसके ऊपर क्या आएगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? ऊपर से आ रही है हमारी ऑक्सीजन और यहाँ पे ब्लड लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारी ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है वो इनहेल करके आ रही है, और जो ब्लड लेके आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। तो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया वो ऑक्सीजन तो ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर देंगे? एक्सहेल कर देंगे। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लास्ट है डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ सपोर्टेड होता है, लंग्स जिन पर टिका होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं। तो ये सीट ऑफ मसल्स होते हैं, बहुत सारे मसल्स से मिलकर बनता है, जो क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने नेजल, नोस्ट्रियल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई, हमने सभी ऑर्गन्स देख लिए हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेना दोबारा से। यहां से है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर्स, फेरिंक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और एल्वोलाई एंड डायफ्राम। These all the organs are in the sequence. नेक्स्ट है जो हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम कर रहे थे, वो क्या होता है? इनहेलेशन में थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम का मतलब है हमारी चेस्ट कैविटी। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी, और नीचे का जो रीजन बचेगा उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो इनहेलेशन में क्या होता है? हमारी जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है। इनहेलेशन मतलब ब्रीथ इन, सांसें किया तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो क्या हुई? उसमें इंक्रीज हुआ। एयर रश इनटू द लंग्स। एयर कहां पहुंच जाती है? लंग्स में पहुंच जाती है थ्रू द ट्रैकिया के होते हुए और नोज के होते हुए। एक्सहेलेशन क्या है? जब एयर वॉल्यूम गेट रिड्यूस, जो हमने सांस लिया उसको हम छोड़ रहे हैं, तब क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है लंग्स से, किसके थ्रू? ट्रैकिया और नोज के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट।
अभी पीछे पढ़ा है हमने, ये जो पहले वाला इसमें ब्रीदिंग इन हो रही है, सांस अंदर गई, ठीक है। ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, इसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो गया, और जो हमारा डायफ्राम है वो भी क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे फ्लैट हो गया। नेक्स्ट है ब्रीदिंग आउट वाली कंडीशन, सांस बाहर निकल रही है, चेस्ट कैविटी थी दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होगी, सोल्ड हो गई, लंग्स भी अपने शेप में आ गए, और जो हमारा डायफ्राम ऐसे सरफेस पे सीधा हुआ था वो ऐसे रिलैक्स हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये है अभी पढ़ा है हमने, वही है। एयर लंग्स के अंदर जा रही है, हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है, एयर लंग्स के बाहर जा रही है, हमारी चेस्ट कैविटी का जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो रहा है। अब है नहीं, एक बार देख लेते हैं इसको, इसमें एल्वोलाई का जिक्र कर रखा है, एल्वोलाई है इसमें। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोलाई पढ़ा था। एल्वोलाई क्या था, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस अभी हम जिक्र करेंगे। ये हमने बना लिया एक एल्वोलाई का सरफेस, ऊपर से आ रही है, क्या आ रही है ऊपर से, ऑक्सीजन, नीचे से ब्लड लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, हमारी ब्लड वेसल्स में। तो अब क्या हो रहा है, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, जो हमारे ब्लड में मिक्स थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये एल्वोलाई के ऊपर लेके आया है। तो जो ऑक्सीजन हमने ब्रीदिंग की थी वो ऑक्सीजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर देंगे, एक्सेल आउट कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम गैसेस एक्सचेंज। यही लिख रखा है इसने, when एयर इंटर इनटू द लंग्स, जब एयर लंग्स में इंटर कर जाती है, ब्रोंकाइल्स में इंटर कर जाती है, किसके थ्रू, ब्रोंकाइल्स ब्रोंकोइल्स के थ्रू, तो वो मूव कर जाती है, वो चली जाती है हमारे एल्वोलर सैक में। एल्वोलर सैक का मतलब है एल्वोलाई का एक सैक, एक बैग। एल्वोलाई किससे रिच है, एल्वोलाई ब्लड कैपिलरीज से रिच है, मतलब एल्वोलाई किससे जुड़ी है, ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी हुई है। तो एट दिस प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, तो हमने जो ऑक्सीजन ली है वो वहां के ब्लड में घुल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, और रीचेस टू द हार्ट, जो हमारी बॉडी की सेल्स है, जो टिश्यू है, वहां तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, दिस ऑक्सीजन इज नाउ डिफ्यूज इनटू द सेल्स and utilized for the oxidation of the food and production of the energy। हमने सांस ली, एल्वोलाई के सरफेस से ऊपर गई, सरफेस के ऊपर जाने से वहां पे क्या हुआ, जो ब्लड था उसमें वो डिफ्यूज हो गई, घुल गई, घुलने के बाद वो हर एक सेल के पास चली गई, बॉडी के हर एक पार्ट के पास चली गई। वहां पे जो बॉडी के पार्ट हैं उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करके उससे क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, फिर से वो क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, जिसे हम क्या कर देंगे, ब्रीथ आउट कर देंगे। यही है हमारा, यहाँ पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये एल्वोलाई है जहां से एयर आती है और एयर जाती है। देखो, ये हमारी ऑक्सीजन, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन ब्रीथ इन की, इनहेल किया, ऑक्सीजन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई हैं, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती हैं, उसके अंदर घुल गई, घुलने के बाद क्या होगा, पूरी बॉडी के पास जो सेल्स है उन सभी के पास पहुंचा जाती है, पहुंचाने के बाद वो उनसे क्या गेन कर लेता है, एनर्जी, एनर्जी गेन कर लेता है। फिर एनर्जी गेन करने के बाद साथ में प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देते हैं। यही तो है गैसेस एक्सचेंज इनटू द एल्वोलाई। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैसेस एक्सचेंज। इसमें हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो थैंक यू।